कई पीढ़ियों ने बलिदान दिया था, तब ये अमृत महोत्सव आया। उत्साह उमंग ऐसा दिलों में समाया, देखो झूमता किसान आज झूमता जवान है। 3 रंग का नहीं वस्त्र या ध्वजा देश की शान है। भारत के विश्व विजयी रथ को कर विश्व विजय ही मोड़ेंगे। हम अमर तिरंगा दुनिया में फिर से फहराने निकल पड़े। तो माई तेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। हर मन तिरंगा आजादी के अमृत महोत्सव में देखिए विशेष कार्यक्रम 15 अगस्त सुबह 10 बजे। स्वाधीनता दिवस समारोह इस गौरवशाली राष्ट्रीय पर्व के साक्षी बनिए। प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधन, सीधा प्रसारण सुबह 6:25 से दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। शिशु का सुस्त होना, दूध पीते ही उल्टी कर देना, पेट में ऐंठन या दस्त, चिड़चिड़ापन और बेचैनी हो सकते हैं शिशु रोग के लक्षण। शिशु में होने वाली कॉमन बीमारियां और स्तनपान का महत्व। स्वस्थ किसान इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। आज हेलो किसान की शुरुआत करें उससे पहले दूरदर्शन किसान के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहां पर हम पशुपालन, खेती किसानी से संबंधित तमाम अलग अलग विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं और साथ ही उनसे जुड़े विशेषज्ञ हमारे साथ कार्यक्रम में होते हैं जो कि आपके सवालों के, आपकी समस्याओं का समाधान देते हैं। तो आज का विषय क्या है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और आपकी कॉल्स लेंगे। आइए सबसे पहले आज के विषय के बारे में आपको बता दें। आज हम बात करेंगे पशुपालकों के लिए भारत सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे नई तकनीक से
से मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे किसान, हमारे जो मछली पालक हैं, वो मत्स्य पालन नई तकनीक को अपनाकर कर सकते हैं। तो ये दोनों विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। एक बार फिर से नजर डालते हैं पशुपालकों के लिए भारत सरकार की योजनाएं और साथ ही बात करेंगे मछली पालन की नई तकनीक के बारे में, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। और अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए। हमारे तो टोल फ्री नंबर नोट कर लें, 1800-113060, 1800-113061। ये 2 टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। एक बार फिर से नजर डालिए हमारे दोनों नंबर पर, 1800-113060, 1800-113061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, फ़ोन उठाएं और हमारा नंबर लगाएं, अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। और आज के जो हमारे साथ मेहमान रहेंगे कार्यक्रम में, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर भूषण त्यागी जी हैं, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और आप अपर आयुक्त हैं मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार में। भूषण त्यागी जी हमें पशुपालकों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं भारत सरकार की तरफ से, उनके बारे में बताएंगे और उनसे जुड़े हुए जो भी आपके कोई सवाल है उनका भी जवाब देंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है भूषण त्यागी जी आपका कार्यक्रम में। और दूसरे मेहमान हमारे जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे, उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार जी जुड़ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है, केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर, ओडिशा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजेश कार्यक्रम में, और आप हमें मछली पालन की नई तकनीक के बारे में बताएंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भूषण त्यागी जी, आपसे मैं समझना चाहूँगी कि भारत सरकार की वो कौन कौन सी मुख्य योजनाएं हैं जो कि हमारे पशु पालकों के लिए चलाई जा रही हैं और जिसका प्रभाव भी आप देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें आप डायरेक्ट बेनिफिट जो है मैं बेनिफिशियरी को दे रहे हैं या किसानों को दे रहे हैं। तो इसमें डायरेक्ट बेनिफिट की जो योजना है, जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड हमारी योजना है, उसमें सबसे पहली जो योजना आती है राष्ट्रीय पशुधन मिशन की एक योजना है। इसके अंतर्गत हम, जैसे आपको भेड़ का फार्म बनाना है या बकरी का फार्म बनाना है या पिग का फार्म बनाना है, सुअर का फार्म बनाना है, तो उसके लिए सब्सिडी की योजना इसमें है। इसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए हमारा पोर्टल बना हुआ है nlm.udyamimitra.in। इसमें जाकर के आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि भेड़ का अगर फार्म आप स्थापित करेंगे तो उसमें 500 भेड़ें आपको रखनी होंगी, और इसके लिए जो सब्सिडी की सीमा है वो 50 लाख रुपए की है। साथ ही साथ गोट में भी इसी तरह की 500 बकरियां आपको रखनी होंगी, और इसके अंतर्गत भी जो सब्सिडी की सीमा है वो 50 लाख रुपए है। 50 लाख रुपए जो है वो उसका आपको बैंक लोन लेना होगा, या आपके पास में अगर वो रकम है तो उससे भी आप सेल्फ फाइनेंसिंग भी आप इसको कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी जो विस्तृत गाइडलाइन है ये हमारे विभाग के जो वेबसाइट है www.dhd.nic.in पर उपलब्ध है। इस पर जाकर सारे पशुपालक देख सकते हैं, जो बेनिफिशियरी इसमें फ़ायदा लेना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योर इसमें फ़ायदा लेना चाहते हैं वो इसको ठीक तरह से देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म की योजना है जो गाय भैंसों से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत आप एक बड़ा ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म स्थापित कर सकते हैं जो 200 गाय या भैंसों का होगा। इसमें 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा दी जा रही है, यानी 50% सब्सिडी है। 4 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा, 2 करोड़ रुपए का लोन बेनिफिशियरी को लेना होगा। अब आप जानना चाहेंगे कि एलिजिबल बेनिफिशियरी कौन कौन से होंगे, तो इसमें या तो एंटरप्रेन्योर बेनिफिशियरी हो सकता है, या FCO हो सकता है, फार्मर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं, JLG भी हो सकती हैं। साथ ही साथ जो दूसरे हमारे हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जरूर एक बार देख लें कि किस तरह की ये योजनाएं हैं। सारी डिटेल हमारी विभाग की वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है। वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डिटेल चाहिए तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। और अधिक डिटेल समेटे हुए देखिए हमारी रिपोर्ट। पशुओं को किसानों का धन माना जाता है और पशुओं की इसी अहमियत को समझते हुए सरकार भी पशुपालन को खूब बढ़ावा दे रही है। इससे न सिर्फ डेयरी उद्योग को गति मिल रही है, बल्कि पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में काम करने वाले किसानों को स्वरोजगार भी मिल रहा है। सरकार की ओर से इस दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाएं व कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है राष्ट्रीय गोकुल मिशन।
इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2014 में की थी। इस मिशन के तहत सरकार देसी नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा देकर दूध के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है। इस योजना का मकसद दुधारू पशुओं की स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। साथ ही इस योजना का मकसद इन पशुओं में होने वाले रोगों को रोकना भी है। इसके तहत स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस मिशन के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम को केंद्र में रखा गया है। साहिवाल, राठी, थारपारकर, रेड सिंधी और अन्य कुलीन स्वदेशी नस्लों के जरिए बाकी नस्लों को उन्नत बनाने का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी शुरू किया है। इस योजना का मकसद सभी मवेशियों, भैंसों, भेड़ों, बकरियों और सुअरों को पैर और मुंह के रोग व ब्रुसेलोसिस से बचाव के लिए उन्हें FMD का टीका देना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन अवसंरचना विकास निधि बनाया है। वहीं राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत चारा संबंधी समस्या का निराकरण किया जा रहा है। कुल मिलाकर इस समय पशुपालन से जुड़ी कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं, जिनका फायदा पशुपालक किसान ले सकते हैं। बिल्कुल, तभी आपने रिपोर्ट देखी। आइए अब बात करते हैं मछली पालन के बारे में। तो डॉक्टर राजेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मछली पालन को लेकर अब किस तरह की नई तकनीक आ रही हैं जिसका लाभ उठा सकते हैं हमारे मछली पालक, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि युवा इसे एक व्यवसाय के तौर पर अपना रहे हैं। अभी भी डिमांड और सप्लाई में काफ़ी गैप है, जिसका लाभ हमारे युवा अपना सकते हैं, उससे लाभ ले सकते हैं। और नई तकनीक की जब बात की जाती है तो ये और भी आसान हो जाता है, किसी भी भौगोलिक स्थिति में मछली पालन किया जा सकता है। क्या बताना चाहेंगे? अभी हमारे देश में मछली पालन भारत सरकार स्पेशली एक योजना चल रही है अभी 3-4 साल से, जो मछली पालन है। उसमें जो युवा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। इसमें हम देखा है कि आज तकनीकी जैसे रिसर्कुलेशन है, एक तकनीकियाँ क्या है, आप पेरी अर्बन एरिया में, सिटी में छोटे जमीन नहीं है, तालाब नहीं है, छोटे जगह में, तो इसमें क्या हो रहा है कि उनको अनुदान भी सरकार की तरफ से मिल रहा है। और जो हमारे यहाँ जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, जो अलीगढ़ के अंदर 8 सेंट्रल इंस्टीट्यूट तकनीकियों के ऊपर के जो राज्य सरकार को भी ऑफिसर्स देते हैं, उसके थ्रू क्या है जो के बीच जल्द से जल्द जा रही है। इसमें एक चीज और बता दूं, अगर जो मीठा पानी के ऊपर जो हमारा सेंट्रल फ्रेश वाटर भुवनेश्वर, यहाँ 25 तरह की ज्यादा की मछली पालन। राजेश जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही हम तक, हम पूरी तरह से नहीं सुन पा रहे हैं, बीच बीच में आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। दोबारा से हम आपको संपर्क करेंगे ताकि आपकी आवाज और बेहतर आए, उम्मीद करते हैं तब तक, लेकिन उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। मछली पालन अच्छा मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए अब नए तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक तरीका है बायोफ्लॉक तकनीक। बायोफ्लॉक तकनीक के सहारे कम क्षेत्र में मछलियों का ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है। बायोफ्लॉक शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ, अनुपयुक्त खाना और मछली बल से बना होता है। इसमें 60 से 70% कार्बनिक और 30 से 40% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। मछली पालन में बाहर से दिए गए फीड का 20 से 30% हिस्सा ही मछलियां इस्तेमाल करती हैं। बाकी बचा फीड पानी में ही रह जाता है। इन्हीं बचे हुए कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को बायोफ्लॉक विशेष सूक्ष्म जीवों के जरिए फिर से खाने लायक बना देती है। इस तकनीक से लगातार पानी में ऑक्सीजन मिलता रहता है। बता दें कि अगस्त और सितंबर का महीना मछली पालन के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है। अच्छी गुणवत्ता के बीजों का इस्तेमाल करके आप मछली पालन की तैयारी कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 1 साल के अंदर 5000 किलो तक मछली उत्पादन किया जा सकता है।
किसान इस समय तालाब को पूरी तरह से साफ कर तैयार करें और इसके बाद मछली पालन के लिए अच्छी गुणवत्ता के बीज इस्तेमाल करें। अगर किसान बाहर से बीज खरीद रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तालाब में कम से कम 1 फिंगरलिंग साइज का ही बीज डालें। मछली पालन के लिए रोहू, सिल्वर और ग्रास भाकुर आदि मछलियों का पालन किया जा सकता है। तालाब में मछली बीज डालने के 25 दिन बाद फसल तैयार हो जाती है। तालाब में पूरे साल कम से कम 1.5 मीटर पानी का स्तर बना कर रखें। बारिश के मौसम में तालाब पर बाढ़ का असर नहीं पड़े, इसका ध्यान रखें। तालाब में पानी का रंग गहरा हरा होने पर रासायनिक खाद का उपयोग बंद कर दें। पानी का रंग गहरा भूरा और गंदला होने पर गोबर की खाद का इस्तेमाल बंद कर दें। जैसे तालाब के पानी का रंग सामान्य हो जाए तो उर्वरकों का उपयोग फिर से शुरू कर सकते हैं। अच्छा मुनाफा लेने के लिए आप विशेषज्ञों की सलाह से मछली पालन की नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हमने आपको अलग अलग किस्मों की नस्लों के बारे में जानकारी दी जिनका इस्तेमाल मछली पालन के लिए हमारे मछली पालक कर सकते हैं, और नई तकनीक कौन कौन सी होंगी, सरकार की तरफ से इसमें कैसी मदद की जा रही है, कैसी परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, किस किस तरह के लाभ हैं, ये तमाम बातें आज हम चर्चा में आपको बताएंगे। और आपकी कॉल्स का हमें इंतज़ार है। नंबर एक बार फिर से बता दें आपको 1800-113060 और दूसरा नंबर भी नोट कर लें 1800-113061 टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो आपकी कॉल्स का हमें इंतज़ार है। बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। भूषण जी, मुझे लगता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उन्हें हम एक वर्ग में अलग अलग बांट ले। पहले तो हम पशुओं के स्वास्थ्य पर बात कर लेते हैं कि वो किस किस तरह की योजनाएं हैं जिससे हमारे पशु स्वस्थ रहें। अभी हम देख रहे हैं लंपी वायरस का कितना प्रकोप चल रहा है और खुरपका मुंहपका की बात हम करते ही रहते हैं। तो पहले सबसे पहले पशु स्वस्थ रहें, इसके लिए किस तरह की योजनाएं हैं? देखिए, सबसे जरूरी होता है हमारा पशु स्वस्थ रहे, और स्वास्थ्य के लिए भारत सरकार की बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो इस वक्त बहुत ज़रूरी भी हैं। जैसे कि हमारा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वैक्सीनेशन के अंतर्गत हम FMD को पूरी तरह से उन्मूलन करना चाह रहे हैं और सभी पशुओं में FMD का वैक्सीनेशन मुफ्त में किसानों के घर द्वार पर लगाया जा रहा है। इसके अंतर्गत पशुओं का चिन्हीकरण भी किया जा रहा है और उनका जो सूचना है वो हमारे इनाफ पोर्टल पर अपलोड कर दी जाती है, जिससे कि किसानों को पता रहे कि उनके पशु को वैक्सीन लग चुका है। साथ ही साथ अगली वैक्सीन किस दिनांक को लगनी है उसकी भी जानकारी हमारे पशुपालकों को मिलती रहती है। इसके साथ साथ दूसरी वैक्सीन के लिए भी हमारे देश में कार्यक्रम चल रहा है, जैसे ब्रुसेलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये NADCP के अंतर्गत ही चलाया जा रहा है, FMD और ब्रुसेलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। साथ ही साथ PPR कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि जो बीमारी शीप और गोट में बहुत ज़्यादा होती है उसका भी कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जा रहा है। साथ ही साथ क्लासिकल स्वाइन फीवर जो हमारे सुअरों में बीमारी होती है उसके लिए भी, उसके कंट्रोल के लिए भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आपको जानकारी होगी, किसानों ने अभी देखा होगा कि हाल फिलहाल में भारत सरकार ने मोबाइल वेटनरी क्लिनिक की स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत अभी 4300 मोबाइल वेटनरी क्लिनिक स्थापित करने के लिए राज्यों को राशि जारी कर दी गई है। मोबाइल वेटनरी क्लिनिक से किसानों के घर द्वार पर पशु स्वास्थ्य की सुविधाएं, जो भी सर्विसेज हैं, जैसे वैक्सीनेशन की, ट्रीटमेंट की, दूसरी तरह के आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की सुविधाएं किसानों के घर द्वार पर उपलब्ध होंगी। मोबाइल वेटनरी क्लिनिक लगातार राज्य स्थापित कर रहे हैं और ये सुविधाएं अब किसानों के घर द्वार पर होंगी। साथ ही साथ जैसा कि आप बात कर रहे थे कि लंपी स्किन डिजीज़ हमारे देश में आ रही है, तो लंपी स्किन डिजीज़ के कंट्रोल प्रोग्राम के लिए भी भारत सरकार ने एक एडवाइजरी सभी राज्यों को जारी की है। राज्यों को बताया गया है कि किस तरह से इस बीमारी का कंट्रोल किया जाए। मुख्य तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब बीमारी आ जाती है तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो एनिमल का मूवमेंट है उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, यानी एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करने देना चाहिए जिससे वायरस फैले ना, क्योंकि अगर वायरस फैलेगा तो बीमारी भी बहुत तेजी से फैलेगी। आप जान ही रहे हैं कि लंपी स्किन डिजीज एक वायरल डिजीज है, जैसे कि कोविड-19 एक वायरल डिजीज है, इसी तरह की लंपी स्किन डिजीज है, DNA वायरस से होती है। लंपी डिजीज स्किन वायरस जो है LS
RSDV इस वायरस नाम से इसकी बीमारी होती है। तो ये जो बीमारी है बहुत तेजी से फैलती भी है पशुओं में, और ये मच्छरों के काटने से, फ्लाइज के काटने से, टिक्स के काटने से एक पशु से दूसरे पशु को हो जाती है। दूषित भोजन के पदार्थ या दूषित चारे से, दूषित पानी से भी इस बीमारी का फैलाव हो सकता है। पशुओं में जब ये बीमारी होती है तो बहुत तेज बुखार होता है, पशुओं के स्किन के ऊपर बहुत सारे नोड्यूल्स बन जाते हैं, यानी दाफड़ से बन जाते हैं, जिसे हम इसी कारण से इसे लंपी स्किन डिजीज कहते हैं। लिम्फ नोड्स काफी बड़े हो जाते हैं इसके अंतर्गत, और पशुओं का दूध का उत्पादन कम हो जाता है। इनफर्टिलिटी भी कई जगह पर रिपोर्ट की जाती है। तो इसकी रोकथाम, गर्भपात भी हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए हम वैक्सीनेशन करते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि ICR ने एक लंपी स्किन डिजीज की लंपी प्रोवैक नाम की एक वैक्सीन अभी डिस्कवर की है, और देश में ये बहुत तेजी से अभी सभी राज्यों को उपलब्ध हो जाएगी। अभी हमने जो किया हुआ है वो गोट पॉक्स जो वैक्सीन है वो वैक्सीन पशुओं में लगाई जा रही है, जिससे इस बीमारी का पूरी तरह से रोकथाम की जा सके। राज्यों को कहा गया है कि जहां पर भी आउटब्रेक आपको दिखती है उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में आप गोट पॉक्स वैक्सीन लगाएंगे, गायों को भी और भैंसों को भी, जिससे इसकी रोकथाम ठीक से की जा सके। साथ ही साथ जब ये बीमारी आ जाती है तो जो पशु के बाजार हैं, हाट है, बहुत सी जगहों पे पशु के बाजार लगते हैं, हाट लगती हैं, तो इनको भी रोके जाने के लिए लिखा गया है कि 10 किलोमीटर के क्षेत्र में जहां पर आउटब्रेक हुई है उसके क्षेत्र में इस तरह के बाजार ना लगाए जाए। किसान भाइयों से मैं निवेदन, जी हाँ, कंटेनमेंट जोन बनाना होगा। किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये समय नहीं है नए पशु खरीदने का। आप बिल्कुल भी नए पशु ना खरीदें, क्योंकि आप नया पशु जब खरीदते हैं आपको ये पता नहीं है कि वो इन्फेक्टेड है कि इन्फेक्टेड नहीं है। अगर वो इन्फेक्टेड होगा तो आपके दूसरे पशुओं में भी इस तरह की बीमारी कर देगा। तो नए पशु खरीदने की बिल्कुल भी आप परवाह ना करें। अगर आपका पशु बीमार हो जाता है तो उसे अलग जगह पर बांधना का, अगर आपके पास में है जगह तो उसे अलग जगह पर बांध दें जब तक वो बीमार रहता है, और उसका इलाज कराएं। और पशुपालकों को यह भी देखें कि जो भी आप अगर बीमार पशु से स्वस्थ पशु की तरफ जा रहे हैं तो अपने आप को ठीक से साफ सफाई पर ध्यान रखें, हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, हाथों को अच्छी तरह से धो लें, अपने मुंह को अच्छी तरह से धो लें, जिससे कि जो इन्फेक्शन आप बीमार पशु से स्वस्थ पशु की तरफ ला रहे हैं वो ना आ सके। किसानों से ये भी अनुरोध है कि आप ग्लव्स पहन के अगर काम करें, मुंह ढककर अगर काम करें, क्योंकि किसानों के पास तो दुपट्टा सा होता है तो वो उस तरह का दुपट्टा सा बांध करके काम कर सकते हैं, ग्लव्स भी पहन सकते हैं। तो इससे बीमारी की रोकथाम पूरी तरह से हो सकती है। बहुत अच्छी बातें बताई आपने और बहुत विस्तार से बता दी। मुझे लगता है इस समय काफी बड़ी समस्या है ये, बहुत सारे पशुपालक घबराए भी हुए इससे। राकेश पाल जी हमारे साथ हैं, एक दर्शक उत्तर प्रदेश से। आइए बात करते हैं। राकेश जी बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल था, जैसे मैं गोट फार्मिंग करना चाह रहा हूँ। हेलो जी, गोट फार्मिंग करना चाहते हैं आप? हाँ, तो उसके लिए फाइनेंस जैसे लोन मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा, कितने % उसमें सब्सिडी है, क्या है उसका? ठीक है, ऋण लगभग 10 लाख रुपए लेना चाहता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। देखिए, कार्यक्रम के शुरुआत में मैंने आपको बताया होगा राकेश जी कि भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत। तो आपकी सारी सूचनाएं हमारे विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है www.dahd.nic.in। अगर हम दिखा सकते हैं तो इस वेबसाइट को दिखा दें, इसका एड्रेस। साथ ही साथ अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आपको nlm.udyamimitra.in जो पोर्टल है उद्यमी मित्रा का, इस पर जाना होगा। यहां पर आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो योजना के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। शुरुआत में भी मैं बता रहा था कि इसके अंतर्गत आप 500 बकरियों का फार्म स्थापित कर सकते हैं। 500 बकरियों के फार्म के लिए आपको सब्सिडी जो मिलेगी वो 50 लाख रुपए की मिलेगी। यानी टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गई वो 1 करोड़ रुपए हो गई। सब्सिडी 50% तक है। तो इस सब्सिडी में आप अपना फार्म स्थापित करेंगे। सब्सिडी केवल जो होगी वो कैपिटल कॉस्ट के लिए होगी, यानी जमीन खरीदने के लिए नहीं होगी, जमीन का लीज देने के लिए नहीं होगी। तो आपके पास में जमीन होनी चाहिए जिसमें आप इस फार्म की स्थापना कर सकें, और इस तरह का फार्म आप बनाइए कि आप दूसरे किसानों को भी इससे जोड़ सकें। यानी आप छोटे छोटे जो मेमने पैदा करेंगे इन बकरियों से, वो मेमने आप दूसरे किसानों को दे सकें। जहां तक आपका सवाल है कि ये बकरियां मुझे कहां से मिलेंगी और कैसे मिलेंगी, तो बकरियों के लिए हमारा गोट का जो अनुसंधान केंद्र है मथुरा में, वहां से आप बकरियां प्राप्त कर सकते हैं, मेमने प्राप्त कर सकते हैं। और ये बकरियों जैसे आपका जो उत्तर प्रदेश है, जमुनापारी ब्रीड आपके लिए बहुत अच्छी होगी, बीतल गोट भी आपके लिए बहुत अच्छी होगी। चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप हमें कॉल जरूर करें। आप
भारत सरकार की उन योजनाओं के बारे में जो कि विशेष तौर पर पशुपालकों पर केंद्रित है, और इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि कैसे नई तकनीक का इस्तेमाल कर मछली पालन किया जा सकता है। सवाल लेंगे आपके इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको बता दें, आज हम बात करें पशुपालकों के लिए भारत सरकार की योजनाओं के बारे में और साथ ही नई तकनीक से कैसे करें मछली पालन। एक कॉलर जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं, जिन्होंने हमें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से कॉल किया है। मिश्रा साहब, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। बाराबंकी से मैं जानना ये चाहता हूँ कि मछली जल की रानी है, जल ही उसका जीवन है। हाथ लगाओ डर जाते हैं, बाहर निकालो मर जाते हैं, कढ़ाई में डालो जल्दी पक जाते हैं। तो ऐसी दशा में जो छोटे छोटे बच्चे डालते तालाबों में, तो इस समय चढ़ाव उतार का मौसम है, तो हमें उसमें क्या ध्यान देना। किसी तालाब में सेवार हो जाता, कहीं पे काई हो जाती है, तो बड़ी समस्या भारी हो जाती है। ठीक है सर, ये बता रहे हैं कि जो तालाबों में मछली पकड़ते हैं और कई बार हम देखते हैं कि बहुत मतलब ट्रेन लोग नहीं होते हैं, तो उनके बारे में हाँ जी राजेश जी से बात कर लेते हैं। फिर राजेश जी क्या बताना चाहेंगे? सवाल आप समझ पाए सर? इनकी आवाज आप तक पहुंची? हेलो, वो छोटे मछलियों को कैसे वो देखभाल करें? नहीं सर, ये जानना चाह रहे हैं कि क्योंकि इस वक्त मानसून का समय है, तालाब भी लबालब भरे हुए हैं और गांव और छोटे छोटे कस्बों में हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो ट्रेन नहीं होते मछली पकड़ने के लिए, या फिर ऐसे लोग भी जो कि व्यावसायिक तौर पर मछली पालन नहीं करें, वो भी मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कई जोखिम भी रहते हैं। तो क्या सावधानी बरतें? जो मछली पालन जो हम पोखरी में करते हैं उसमें तो ये सभी समस्या नहीं है, लेकिन जो बात कर रहे हैं, अगर बहुत सारे कैनाल हैं जहाँ पे पानी लबालब भरा हुआ है, जो अगर उनको तैरना नहीं आता हो तो ना जाएं पोखरी में। अगर क्या होता है इसमें, कोई भी जो तालाब है करीब 1.5 मीटर से 2 मीटर पानी होता है, जिसमें लोगों को डूबने की संभावना रहती है। तो इस स्थिति में अगर उनका क्या है कि अलग तरह का जाल आता है, जैसे उसको हम एक फेंका जाल बोलते हैं। वो उनके बंद पर से ही ऊपर से वो फेंक करके मछली को पकड़ सकते हैं, या बंसी जाल है, और वो एक पोलन लाइन है जो डंडे से उनको हुक लाइन करके पकड़ सकते हैं। लेकिन जो तरीका है जो जिसमें पानी में वो घुस करके पकड़ना चाहते हो, इससे बचें। अगर वो नेचुरल वाटर जो है, गहरे पानी है, उसमें से बचें। लेकिन तालाब में इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। तालाबों में पानी ज्यादा से ज्यादा आपको 1.5 मीटर तक रखते हैं, तो उसमें ऐसी कोई स्थिति नहीं आती है डूबने वाली। जी, लेकिन कुछ एक खास तरह के आप बता रहे हैं जाल है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन तालाब उसको हम बोलते हैं फेंका जाल बोलते हैं। फेंका जाल वो अभी सब जगह उपलब्ध है। हाँ, वो बंद के ऊपर से ही फेंक करके मछलियों को पकड़ सकते हैं। वो थोड़ा चारा डाल देंगे, मछलियां आ जाएगी किनारे में। बिल्कुल, जो पारंपरिक तौर पर हम देखते हैं, जो सबसे कॉमन सबसे आम जाल है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, तो बेहतर यही है कि तालाब में ना उतरे, क्योंकि इस वक्त पानी काफी ज्यादा है कई जगहों पर और खतरा भी हो सकता है अगर आप मछली जो अनजान है, जो इसमें प्रोफेशनल लोग हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं। जी बिल्कुल, तो ठीक है, पकड़ करके ठीक है, बिल्कुल। एक कॉलर है, आइए उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो जी मैम। जी, रामशंकर जी बताइए क्या सवाल है? हरदा मध्य प्रदेश से आप हमें कॉल कर रहे हैं, सवाल बताएं अपना। मेरा सवाल ये है मैम कि मैं मछली पालन चाहता हूँ, तो मेरा क्या है, छोटा सा मतलब रखुआ है, 1 एकड़ का रखुआ है जी।
1 एकड़ का रखुआ है मेरे पास, मतलब जमीन कम है, तो एक कितने बाई कितने में हो सकता है? मतलब इसमें आप मछली पालन करना चाहते हैं, एक एकड़ भूमि है आपकी, और इसमें तालाब बनाना चाहते हैं आप? हाँ, मतलब उसमें कितना बड़ा बनेगा, या ऐसी कोई है कि इतना बाई इतना तो ही होना चाहिए? जी डॉक्टर राजेश सुन पा रहे हैं आप हमें? समझिए जी। वो चाह रहे हैं 1 एकड़ की उनकी जमीन है, उसमें तालाब करने के लिए। अभी जो हमारा तकनीकी है उसमें आप ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर बड़ी तालाब होनी चाहिए। 1 एकड़ से कम तालाब में भी आप अच्छे तरह से मछली पालन कर सकते हैं। कुछ तो मछलियां ऐसी है कि आप आधे एकड़ हो तो ज्यादा अच्छी है आपको करने के लिए, क्योंकि जो शुरू में आप शुरुआती समय में जो आप मछली पालन करने जाएंगे उसमें आपको जो मैनेजमेंट जो आप रख रखाव करेंगे उसमें आपको आसानी पड़ेगी। तो इसमें आप अगर चाहें तो आजकल जो नई तकनीकी है, अगर आपको पानी रहती है, आपकी मिट्टी अच्छी है, पहले मिट्टी का जांच करा लें। आपके जो जहाँ पर आप हैं वहाँ पर हर एक जगह यहाँ डिस्ट्रिक्ट में एक लैब है जहाँ पर पानी और मिट्टी का परीक्षण किया जाता है। आपका स्टेट डिपार्टमेंट में होगा, और हर एक स्टेट में अभी फिशरीज कॉलेजेस भी हैं जहाँ ये उपलब्ध है, वो करवा लें। अगर आपकी मिट्टी उसमें सुटेबल है, आप आराम से करिए। नहीं तो अगर पानी पोरस है, पानी नीचे चली जाती है, तभी भी आप तकनीकी है जिसमें हम अभी पॉलिथीन लाइनिंग करके मछली पालन कर रहे हैं, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और उसके बाद आपको किस अनुपात में करना है, जैसे अभी नॉर्मल है, एक है जो हमको इंडियन मेजर कार्प करते हैं उसको, जो मैंने भारतीय कार्प है जिसमें रोहू आता है, कटला और मृगाल, ये तीनों को मिला करके कॉम्बिनेशन में करेंगे तो आपको 1 एकड़ में 1 एकड़ अगर आप तालाब करते हैं तो उसमें आराम से आपको करीब 1 लाख तक का भी मुनाफा आप कर सकते हैं, अच्छी तरह से आप करें तकनीकी जो साइंटिफिक तकनीकी है उसको पालन करके। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने जाना कि किस तरीके से आप अपनी भूमि में तालाब बना सकते हैं, और नई तकनीक का लाभ ये भी है कि सघन मछली पालन भी आप कर सकते हैं। वो कौन कौन सी विधियां हैं या तकनीक हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम आगे बात करेंगे इस पर। अब भूषण त्यागी जी, जैसे कि हमने पहले स्वास्थ्य की बात की, और मैं आप जानना चाहूँगी कि खास तौर पर हम देख रहे हैं कि पशुओं के संवर्धन को लेकर के भी सरकार काफ़ी यहाँ पर योजनाएं चला रही है, और इस पर विशेष फोकस भी है। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं वो? देखिए, संरक्षण और संवर्धन के लिए हमारी जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, इसकी शुरुआत हमने 2014 में की थी, और इस योजना के अंतर्गत बहुत सारे हमने संरक्षण के कार्यक्रम किए हैं और इसको चलाया भी जा रहा है। तो इस योजना के अंतर्गत जैसे कि सभी पशुपालकों के लिए हमने देशी नस्लों के सांडों की उपलब्धता सुनिश्चित की है। हमारे सीमन स्टेशनों पर अब देशी नस्लों का सीमन पूरी तरह से उपलब्ध है। हमने इसके अंतर्गत नेशन वाइड AI प्रोग्राम की शुरुआत की है, राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत किसानों के घर द्वार पर मुफ्त में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। तो सभी किसानों को इसके अंतर्गत कवर किया जा रहा है। अगर हम किसी विलेज, एक गांव का चयन करते हैं, उसके सभी जानवरों को राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान के अंतर्गत कवर किया जाता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत हमने सेक्सॉर्टेड सीमन, जो देशी नस्लों के लिए सेक्सॉर्टेड सीमन की उपलब्धता देश में सुनिश्चित की है, और आज सेक्सॉर्टेड सीमन देशी नस्लों का हमारे देश में उपलब्ध है। तो किसान भाई इसका पूरी तरह से फायदा ले सकते हैं। सेक्सॉर्टेड सीमन का फायदा ये है कि 90% जो है इसमें फीमेल काफ यानी बछड़ियां ही पैदा होती हैं। तो अगर आपको बछड़ियां ही चाहिए तो आप सेक्सॉर्टेड सीमन का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बहुत तेजी से इनकम में वृद्धि होगी। आपकी जो किसान भाई हैं उसका बहुत ज़्यादा फायदा प्राप्त कर सकते हैं, और इससे जो हमारे देश का डेयरी उद्योग है बहुत जल्दी से चेंज हो जाएगा अगर सेक्सॉर्टेड सीमन हमारे किसान भाई ये सब उपलब्ध है। अब ये मतलब इसका लाभ ले पा रहे हैं पशुपालक इसका लाभ ले रहे हैं। इसके लिए एक योजना भी भारत सरकार ने अभी शुरू की है, जिसके अंतर्गत एक्सेलरेटेड ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के नाम से, जिसके अंतर्गत हम किसानों को सब्सिडी देंगे, और सब्सिडी जो किसान को केवल 250 रुपए ही देने होंगे एक कृत्रिम गर्भाधान के लिए, अगर वो सेक्सॉर्टेड सीमन से कराते हैं। और अगली बार भी अगर उनकी गाय कंसीव नहीं होती, दोबारा भी वो सेक्सॉर्टेड सीमन से AI करवाते हैं, तो उनका टोटल जो खर्चा किसान भाई का आता है वो करीब 500 रुपए का आता है। अगर उनकी गाय 2 बार में प्रेग्नेंट नहीं होती है तो किसान को हम 500 रुपए वापस कर देगा, जो लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है वो उसको वापस दे देगा। तो अगर
हम एश्योरेंस दे रहे हैं किसान को कि उसकी गाय कंसीव करे सेक्स सॉर्टेड सीमेन से। साथ ही साथ एक्सेलरेटेड ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत हम IVF तकनीक का उपयोग भी कर रहे हैं। तो IVF तकनीक पहली बार देश में बोवाइन्स के अंतर्गत उपलब्ध करा दी गई है और ये सुविधा को देने के लिए किसान के घर द्वार पर IVF प्रदान करने के लिए हम इसमें 5,000 रुपए की सब्सिडी भी दे रहे हैं। तो किसान को 5,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, जो भी कॉस्ट इसमें IVF की आती है उसके ऊपर 5,000 रुपए की छूट किसान को मिलेगी। साथ ही साथ हमने कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की स्थापना की है, मैत्री की स्थापना की है, जिससे कि किसानों को मैत्री मल्टीपर्पस AI टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया, क्योंकि जो प्राइवेट AI टेक्नीशियंस हैं उनकी भारी कमी है हमारे देश में, ट्रेंड मैन पावर अवेलेबल नहीं है, तो किसानों को सुविधाएं कृत्रिम गर्भाधान की नहीं मिल पाती है। तो मैत्री की स्थापना हमने इसके लिए की है और सभी गांव हम चाह रहे हैं कि सभी ग्राम पंचायतों पर एक मैत्री की स्थापना हो जाए, जिससे कि कृत्रिम गर्भाधान किसानों को सुचारू रूप से मिलता रहे। और ये मैत्री केवल कृत्रिम गर्भाधान ही नहीं करेगा, यह वेटनरी फर्स्ट एड भी किसानों को प्रोवाइड करेगा, कुछ एक्सटेंशन की जानकारी भी किसानों को देगा, किस तरह का फीड और फॉडर खिलाना है उसकी जानकारी भी देगा, बैलेंस राशन कैसे किसानों को अपने पशुओं को देना है उसकी भी जानकारी ये लगातार। रमेश एक दर्शक है लखीसराय से, उन्होंने कॉल किया है। और रमेश जी बताइए क्या सवाल है? हेलो जी रमेश जी, आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हाँ, हम सुन रहे हैं। बताइए सवाल बताएं अपना। जी मेरा सवाल है। हेलो जी हम सुन रहे हैं, सवाल बताइए। जी मैं आपका आवाज सुन रहा हूँ सर, नमस्ते जी। मेरा सवाल है, मछली पाल रहे हैं एक एकड़ में मैंने, उन्हें प्राकृतिक कौन सा खाना दूं और अपने हाथों से बनाया हुआ कुछ ऐसा खाद्य दूं जो कि जिससे उसका विकास हो? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये। राजेश जी, ये फीड की बात कर रहे हैं कि किस तरह का फीड दे, आहार दे अपने मछलियों को, और क्या ये घर पर ही तैयार किया जा सकता है ताकि उनकी वृद्धि अच्छी हो? जी किसान भाई ने बहुत अच्छे प्रश्न किए। इसमें क्या है, अभी मछली पालन के लिए आपको रेडीमेड जो मछली का खाद आता है, जो फ्लोटिंग फीड बोलते हैं, वो अवेलेबल है, लेकिन उसमें थोड़ा कॉस्ट ज्यादा है, अराउंड 40-45 रुपीज पर केजी हो जाता। तो अगर आप चाहते हैं आप घर में बनाने के लिए, तो भी आसान तरीका है। आपके पास सरसों की खली होगी या बादाम की खली होगी, तो बादाम खली या सरसों की खली को उसका 50% और 50% आप लीजिए जो राइस ब्रान बोलते हैं, जो आप राइस मिल से राइस ब्रान मिलता है, वो सस्ते, ये दोनों मिला करके आप 50-50% दोनों को मिला दीजिए। मिलाकर बॉल बना के आप छोटे छोटे जो आपको बैग आते हैं, छोटे छोटे बैग में आप हैंग कर दीजिए रस्सी से। तो वो एक आपको आसान तरीका है जिसमें आपको कोई तकनीक का जरूरत नहीं है, आप जस्ट उसको सोक कर दीजिए और दे दीजिए। अगर आप थोड़ा अच्छा से बनाना चाहते हैं तो उसको ही आप बॉईल कर दें थोड़ा सा, तो उसका उसमें थोड़ा आप अगर चावल की जो कुन्नी होती है, जो छोटे छोटे जो बहुत सस्ते में आपको मिल जाती है, दोनों मिला के आप बॉईल कर दें, उसको अच्छे से मैश करके बॉल बना के आप बैग में भर्ती करके दीजिए। इससे आपका मछली का विकास बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन जो बोल रहे थे प्राकृतिक तरीके से बिना खाना का, तो बिना खाना का मछली पालन करेंगे तो थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आप या तो गाय का गोबर है, गोबर और उसमें थोड़ी खली मिला करके अगर उसको 2 दिन रख देंगे पानी में एक टब में, जब वो स्लरी बन जाएगा उसके बाद आप पानी में छिड़काव कर दें, तो वो क्या होता है, उसमें जो नेचुरल खाद जो उसको हम प्लावक बोलते हैं, जो प्लैंकटन है, वो डेवलप हो जाता है। उसमें जो हमारे जो मछलियां हैं, स्पेशली जो भारतीय प्रमुख कार्प, रोहू, कतला और मृगल है, वो खाती है और बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगी। लेकिन आपको ज्यादा चाहिए मुनाफा और ज्यादा मछली, प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर ज्यादा मछलियां चाहिए, तो आपको खाना बाहर से देना पड़ेगा, जिसमें आपको बताया मैं खली, जो भी खली आपके पास उपलब्ध है और राइस ब्रान दोनों को मिला करके आप बना के 50-50% मिला के दीजिए। जी ठीक है सर। चलिए इसी के साथ ही अभी हेलो किसान में हम लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, अभी भी समय बाकी है, आपकी कॉल्स लेने का सिलसिला जारी रहेगा। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब
वो देखो। सिर्फ बैग पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही पशुपालकों की योजनाओं के बारे में और साथ ही मछली पालन की नई तकनीक पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर हम लगातार आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध कर चुके हैं, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉलर है हमारे साथ, आइए बात करते हैं। हमारे साथ नागेंद्र जी हैं जिन्होंने कॉल किया है। नागेंद्र सिंह, मंडी हिमाचल प्रदेश से। जी नागेंद्र जी, बताइए सवाल क्या है? मैडम नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, राखी की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। और मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद मैडम। मैडम, ये जो हमारे यहाँ पर भारी बरसात की वजह से जो महंगी ट्राउट मछलियां हैं वो टैंकों से और फार्म से जो है बहकर जो है वो खड नदी नाले खेतों तक पहुंच जाती हैं जी, जिससे भारी नुकसान होता है लोगों का जी। तो इसको बचाने के लिए इसका क्या समाधान हो सकता है? ठीक है, बिल्कुल। ये एक व्यवहारिक समस्या है। अक्सर हम देखते हैं कि इस समस्या का जिक्र होता है। राजेश जी, क्या सलाह देना चाहेंगे? जैसे कि बता रहे हैं कि बारिश की वजह से क्योंकि वाटर लेवल ऊपर हो जाता है तो मछलियां जो हैं वो बाहर निकल आती हैं। क्या करना चाहिए ऐसे में? किस तरह से इसकी व्यवस्था करें? इसका पहले अगर आप देखें, आपके पास अगर निकास की व्यवस्था है तो उसको तंदुरुस्त करें। अगर वो नहीं हो सकती है तो आप क्या करना है, आपको जो आपके टैंक है जिसमें मछली पालन कर रहे हैं उसके चारों तरफ आप बैम्बू पोल्स लगा के उसके चारों तरफ आप नेट से फेंसिंग कर दें। तो नेट से फेंसिंग कर देने से पानी निकल जाएगी बट मछलियां आपको नहीं निकलेंगी। आज के बहुत सारे लोग इस तरह से कर रहे हैं जहाँ पर पानी का रख रखाव ज्यादा होता है, जहाँ पर जिसको हम बोलते हैं स्वैम्पी एरिया या जहाँ लो एरिया में लोग ऐसे इवन बहुत सारे बड़े वाटर बॉडी में भी केवल नेट से ही बैरिकेड करके मछली पालन भी कर रहे हैं। तो आपका मछली बाहर नहीं जानी चाहिए। बस आप उसके चारों तरफ, बंद के चारों तरफ आप उसको जमीन से लगा दीजिए नेट और उसको अच्छी तरह से उसको दबा दीजिए ताकि मछलियां बाहर ना जा पाए। तो ये बरसात जब आप देखते हैं कि वर्षा होने की को है तो इसके पहले ही आप ये व्यवस्था कर दें। और अगर आपके पास ग्रेविटी से अगर पानी निकल पाता है तो पानी भी निकाल कर कम करके रखें बरसों के दिनों में। तो इससे बचाव किया जा सकता है। इसमें आपको नुकसान होने की संभावना नहीं है अगर आप थोड़ा सा इसका ऊपर ध्यान दें। जी बिल्कुल, ये आपने अच्छा तरीका बताया है। तो देखिए नागेंद्र जी, जैसा कि हमें राजेश जी बता रहे हैं कि नेट से फेंसिंग कर दीजिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर नेट रहेगा तो अगर पानी ऊपर भी उफनता है तो वो पानी बाहर जाएगा, मछलियां अंदर ही रहेंगी। तो आप उस पर नज़र ज़रूर बनाए रखें अगर ऐसा करते हैं उसके बाद भी। और चलिए बात कर लेते हैं पशुपालकों के लिए भारत सरकार की योजनाओं के बारे में। अब सर ऋण की बात कर लेते हैं। किस किस तरह से और कौन कौन सी योजनाओं को लेकर हमारे किसान ऋण ले सकते हैं और कितना ये सुगम कर दिया गया किसानों के लिए? ये अब योजना ना काफ़ी सुगम कर दी गई है।
या तो किसान को डायरेक्टली अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, किसी का मध्यस्थता उसको करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें उसके पास में बनी बनाई हैं। मॉडल प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है हमारे विभाग की वेबसाइट के ऊपर। तो एक विस्तार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी योजनाओं का लाभ हमारे किसान ले सकते हैं। जैसे हम शुरुआत में भी कह रहे थे कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमारे चलाए जा रहे हैं, उसके अंतर्गत जैसे ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म की स्थापना आप करना चाहते हैं, उसके अंतर्गत 2 करोड़ की सब्सिडी किसान भाइयों के लिए उपलब्ध है या एंटरप्रेन्योर्स के लिए उपलब्ध है। एक बड़ा सा फार्म आपको उसके अंतर्गत बनाना है, 200 गाय या भैंसों का, 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 2 करोड़ रुपए का लोन आपको बैंक से लेना होगा। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप भेड़ का फार्म स्थापित करना चाहते हैं, उसके लिए 50 लाख की सब्सिडी किसान भाइयों के लिए उपलब्ध है या बेनिफिशियरी के लिए उपलब्ध है। जो बेनिफिशियरी इसमें काम करना चाहते हैं, जो उद्यमी इसमें काम करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं इस योजना से, 1 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, 50 लाख के उसे ऋण लेना होगा। इसमें जो अपफ्रंट सब्सिडी है वो एक किस्त जो अपफ्रंट सब्सिडी की होगी, यानी 50% सब्सिडी का हिस्सा अपफ्रंट सब्सिडी का होगा, यानी 25 लाख रुपए अपफ्रंट आपको इसमें मिलेंगे। जब आप पूरी तरह से फार्म की स्थापना कर लेंगे तो पूरी सब्सिडी आपको जारी कर दी जाएगी। दूसरी योजना है कि आप भेड़ का फार्म स्थापित कर लें। इसमें भी 500 भेड़ों का फार्म आपको स्थापित करना होगा। 50 लाख रुपए की सब्सिडी है हमारे बेनिफिशियरी को या उद्यमी को, और 50 लाख रुपए का उसको ऋण लेना होगा। अगर आपके पास में अपनी रकम है तो आप अपनी रकम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सेल्फ फाइनेंसिंग आप कर सकते हैं। सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए योजना में क्या क्या जरूरतें हैं इसकी जानकारी हमारे विभाग की वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है या उद्यमी मित्रा पोर्टल के ऊपर यह जानकारी उपलब्ध है। साथ ही साथ अगर आप पोल्ट्री का फार्म लगाना चाहते हैं, हैचरी खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए भी सुविधा उपलब्ध है। 30 लाख रुपए की सब्सिडी इसके अंतर्गत हमारे बेनिफिशियरी उद्यमी को उपलब्ध होगी। और ये सारी योजनाएं जो हैं हब एंड स्पोक मॉडल पर है, यानी कि आप जो स्थापित कर रहे हैं अपना फार्म, वो हब की तरह कार्य करेगा और किसान जो उससे जुड़ेंगे, इसका जो फ़ायदा उठाएंगे, वो स्पोक की तरह काम करेंगे। साथ ही साथ पिग अगर फार्म आप लगाना चाहते हैं, उसके अंतर्गत भी सब्सिडी 30 लाख रुपए की आपके लिए उपलब्ध है। 30 लाख रुपए का आपको ऋण लेना होगा। हमारी बहुत सारी योजनाएं भी जो किसानों के लिए सीधे तौर पर हैं, जैसे हम बात कर रहे थे सेक्स सॉर्टेड सीमेंट, जिसके अंतर्गत 50% की सब्सिडी आपको उपलब्ध होगी। साथ ही साथ IVF तकनीक से अगर आप अपनी गाय को ज्ञाभिन करना चाहते हैं या अपनी भैंस को ज्ञाभिन करना चाहते हैं, उसके लिए भी 5,000 रुपए की सब्सिडी हमारे किसान भाइयों के लिए उपलब्ध है। पशुपालकों के लिए उपलब्ध है। इससे दूध के उत्पादन और उत्पादकता में बहुत तेजी से वृद्धि होगी। आप सभी जान ही रहे हैं भारत सरकार की योजनाओं का जो उद्देश्य है देश में उत्पादकता को बढ़ाना, किसान की आय को बढ़ाना, जिससे कि बहुत तेजी से हमारे किसान भाइयों की इनकम में फायदा हो, हमारे किसान भाइयों को फायदा हो। एक दर्शक है सोमवीर जी हैं, आइए उनका हम सवाल ले लेते हैं पहले। हेलो हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। अपना सवाल बताइए। सोहनवीर जी, हाँ जी बताएं। हाँ जी सवाल बताइए। गायों के अंदर बीमारी है जी, बहुत नुकसान पड़ रही है गायों के अंदर जी। गायों के ऊपर बीमारी कर रही। सर समझ पा रहे हैं आप सवाल? एक बार फिर से बताइए सोहनवीर जी, हम समझ नहीं पा रहे हैं आपका सवाल। ऐसा है जी, गायों की बहुत ज्यादा मतलब शरीर पर त्वचा पर नुकसान हो रही है। गायों की त्वचा पर नुकसान हो रही है बहुत ज्यादा। गायों में क्या हो रहा है? निशान से रही जी, बड़े बड़े जाफड़ से रही जी। अच्छा, वही जो मुझे लगता है जिसका हम बात कर रहे थे। ठीक है सोहनवीर जी, आप बात कर रहे हैं लंपी स्किन डिजीज की। तो लंपी स्किन डिजीज के बारे में जैसे हमने पूरी जानकारी दी थी आपको कि इसकी रोकथाम ही की जा सकती है, क्योंकि एक जो कोविड-19 जो डिजीज थी हमारे देश में जो आई थी, उसी तरह की ये वायरल डिजीज है, यानी वायरस से होने वाली बीमारी है लंपी स्किन डिजीज। तो इसके अंदर में ट्रीटमेंट जो है बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, खाली इसको रोका जा सकता है। तो एक तो हम जो स्वस्थ पशु हैं उनमें टीके लगवा सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में ये बीमारी आ गई है तो आपके पास में जो स्वस्थ पशु हैं उसकी जानकारी आप अपने पशु चिकित्सालय को दे दीजिए और वो आकर आपके पशुओं में टीकाकरण करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई बीमार पशु आपके क्षेत्र में है या आपके आसपास में है या आपका ही कोई पशु बीमार हो गया है और आपके पास में ऐसी सुविधा उपलब्ध है कि उसको आप अलग कर सकते हैं या उसकी क्वारंटाइन कर सकते हैं, तो उसे अलग जगह पर बांध दीजिए। जब तक वो बीमार है उसे स्वस्थ पशुओं के साथ मत मिलाइए और उसका किसी अच्छे पशु चिकित्सक से इलाज भी करवाइए। तो जो भी उसको अगर बुखार बहुत तेजी से, क्योंकि इस बीमारी में बहुत तेज बुखार होता है,
पशु खाना छोड़ देता है, चारा खाना छोड़ देता है, तो इस तरह के पशु को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो पशु चिकित्सक को आप दिखाएं। ट्रीटमेंट 4 से 5 दिन चलता है, उसमें पशु ठीक हो जाते हैं और ऐसी कोई वो नहीं रहती कि पशु ठीक ना हो। साथ ही साथ आपको ये भी करना होगा कि आप मक्खी, मच्छर, क्योंकि बड़ी बड़ी जो मक्खियाँ होती हैं वो भी खून पीती हैं हमारे पशुओं का, मच्छर भी खून पीते हैं, वो भी बीमारी को फैलाने में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दे रहे हैं, वेक्टर की तरह कार्य करते हैं। तो उनका खात्मा भी करना होगा आपको। तो इंसेक्टिसाइड्स का जो स्प्रे है वो समय समय पर, या फॉगिंग मशीन अगर आपके गाँव में है तो फॉगिंग मशीन आपके सरपंच द्वारा अगर चला दी जाए तो मच्छरों का जो प्रकोप है, मक्खियों का जो प्रकोप है हमारे पशुओं पर हो रहा है वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ आपको साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि पशु के आसपास अगर आप खुला पानी छोड़ देंगे तो उसमें मच्छर पैदा हो जाएंगे, मक्खियां पैदा हो जाएंगी। तो उस पानी को खुला नहीं छोड़ना है, आपको साफ सफाई करनी है, गोबर पूरी तरह से साफ कर देना है, उसके शेड को पूरी तरह से साफ रखना है। पशु आपके स्वस्थ रहेंगे। इस बीमारी में बहुत ज़्यादा हानि नहीं होती कि पशु मर जाएंगे तो हानि हो जाए, ऐसे पशु इसमें मरते नहीं है। मोर्टेलिटी जो पशुओं में होती है वो 1 से 5% तक ही है भारत में जो रिपोर्ट की गई है। लेकिन उत्पादकता घट जाती है। उत्पादकता जरूर घटती है, इनफर्टिलिटी थोड़ी हो जाती है, पशु कंसीव नहीं करता है, पशु अगली बार ज्ञापन नहीं होता है, उसका गर्भ नहीं ठहरता है, तो वो दिक्कतें तो जरूर हैं, पर लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें वो घबराने वाली बात नहीं है। अगर बीमारी आ गई हो तो आप अपने स्वस्थ पशुओं में जरूर टीकाकरण कराइए, और ये 5 किलोमीटर के रेडियस में कराना होता है। यानी जिस गांव में वो बीमारी आई है उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गांव हैं या जितने भी पशु हैं उन सबको टीका लगाना होगा। जी जी सर। चलिए, इसी के साथ ही अभी हेलो किसान में हम रुकेंगे, एक और छोटी सी ब्रेक ले, थोड़ा सा समय भी बाकी है। अगर आपके सवाल अभी तक हम तक नहीं पहुँच पाए, आपको कॉल नहीं लगा, तो ज़रूर आप ट्राई करते रहें। ब्रेक के बाद ज़रूर लेंगे हम आपका सवाल। छोटा सा ब्रेक। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। कुछ हमारे दर्शक हैं जो हमें कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवाते हैं किसान कॉल सेंटर में। तो ऐसे जितेंद्र साहनी हैं बिहार से हमारे दर्शक, इनका कहना है कि मत्स्य पालन का कोर्स करना चाहते हैं, ग्रेजुएट हैं, कैसे कर सकते हैं? तो सर राजेश जी क्या बताना चाहेंगे, कैसे कोर्स कर सकते हैं इसका? हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी हाँ, ये एक हमारे दर्शक है, ये मछली पालन का कोर्स करना चाहते हैं, ये ग्रेजुएट हैं। जी मछली पालन का बहुत सारे कोर्सेस हैं। एक तो है कि उनको जस्ट +2 के बाद 4 साल की डिग्री कोर्स होती है जिसको प्रोफेशनल बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस बोलते हैं। तब जब वो ग्रेजुएट हो चुके हैं तो शायद वो अभी ये करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे उसके बाद जो कोर्सेस हैं जिसको बोलते हैं डिप्लोमा कोर्सेस,
इसमें उनको 1 साल के कोर्स हमारे CIP जो मुंबई है, एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई में है, वहाँ से हो रही थी थ्रू कोलकाता में उनका सेंटर है। उसके बाद स्पेशलाइज ट्रेनिंग वो ज़्यादा अच्छा होगा इनके लिए, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेजुएट। स्पेशलाइज ट्रेनिंग मतलब कोई 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, 2 महीने की ट्रेनिंग होती है या 15 दिनों की। वो जो मछली को पालन करना चाहते हैं उसमें बेसिक ट्रेनिंग सब उपलब्ध है सभी संस्थानों में। स्पेशली जो हमारा मत्स्य पालन से जुड़े संस्थान है, वो एक भुवनेश्वर में भी है, एक आपको मुंबई में है, कलकत्ता में है। तो इस तरह से वो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सीफा से ट्रेनिंग करना चाहते हैं, हमारा जो इंस्टीट्यूट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, तो आप नोट कर ले, मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ। क्योंकि ये जो अभी मछली का दिन मतलब जो ब्रीडिंग सीजन है, इसी समय काफी कोर्सेज इनके आरंभ हो चुके हैं, जिसको हम ट्रेनिंग कोर्सेज कहते हैं, शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्सेज है। तो आप www.sifa.nic.in ये हमारा वेबसाइट है। इसमें करीब 1 साल में हम लोग 20-30 ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं। उसमें आप जिसमें आपको पसंद है आप एनरोल कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं और मछली पालन की ओर आप आराम से कर सकते हैं। इसमें इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर थोड़े आपको जो खेती बाड़ी के बारे में मालूम है और उसके बाद आपको ट्रेनिंग में सिखा दिया जाएगा कैसे करना है, तो आप आराम से इसका ट्रेनिंग ले सकते हैं जहाँ से आपको उपलब्ध हो। जी एक और है, इसका स्टेट गवर्नमेंट से भी मिलती है। हर एक स्टेट में एक कॉलेज। एक सवाल और ले लेते हैं। चंद्र प्रकाश है छत्तीसगढ़ से हमारे दर्शक, खेत में तालाब बनाना चाहते हैं मछली पालन हेतु, क्या प्रक्रिया रहेगी, सरकार की क्या मदद है, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। जी अभी ये तो स्टेट सब्जेक्ट है और ज्यादातर अभी स्टेट गवर्नमेंट काफी इसमें अनुदान दे रही है इसमें अभी। लेकिन सबसे ज्यादा मैं बताना चाहूंगा कि एक हमारा जो PMSY जो एक स्कीम है प्रधानमंत्री की तरफ से चलाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज दिल्ली से, उसमें इवन पर्सनल किसान, एक इंडिविजुअल किसान को भी अनुदान दिया जा रहा है। लेकिन उनको क्या है, आप स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जाएं। आप जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं, जिसको बोलते हैं मत्स्य पदाधिकारी, एक जिला के होते हैं, उनसे आप संपर्क करें और उनसे बताएं कि हमको मछली पालन के लिए पॉन्ड का खुदाई करवाना है या कोई और भी तकनीक भी सीखना है, उसमें भी या कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, जैसे आपको सीड लेना है या आप उसमें खुदाई के लिए जो उनका पैसा लगेगा, तो काफी। जैसे आप मैं बता दूं आपको, कोई स्टेट है जो 50% तक दे रही है, कोई 30% तक दे रही है, तो वो स्टेट के ऊपर है। आप जरूर आप उनसे बात करें और आपको जरूर अनुदान मिलेगा। सभी राज्य में ये उपलब्ध है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ भूषण त्यागी भी जीवित थे लगातार। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत विस्तार से सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जिससे पशुपालक हमारे लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और इसी के साथ हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का हमारा विषय क्या है आइए डालते हैं उस पर नजर। अगला हमारा विषय है, यानी कल का हमारा विषय प्राकृतिक खेती, और साथ ही बात करेंगे अंगूर फल छांटने से पूर्व तैयारी के बारे में। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hellokisan2018@gmail.com। इसके साथ ही आप फेसबुक से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा आईडी खुल जाएगा, आप उसे फॉलो कीजिए। वॉल के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से आप अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। और इससे भी आसान तरीका है, सरल तरीका है, हमारा कॉल सेंटर नंबर यानी DD किसान का कॉल सेंटर नंबर आप नोट कर लें, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 1800-113060। और सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान इस पे आप कॉल कर अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे और अपने विशेषज्ञों के सामने रखेंगे। और चलते चलते ये भी बता दें कि आप हेलो किसान हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन कीजिए। यहाँ लेंगे इजाजत, लेकिन कल फिर होगी आपसे मुलाकात हेलो किसान के नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ, और रहेगा इंतजार आपके सवालों का। बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।